प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को कोर्ट ने जुडिशरी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया है। क्या है ये प्रिंसिपल, आइए समझते हैं। एक्चुअल में तो ये दो क्वेश्चंस हैं, जिसमें आता है नेमो जुडेक्स इन क्वासा सुआ या ऑडी आल्टरम पार्टम, वो उससे कनेक्टेड है। और अगर हुक्का बार बंद होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो सन इन लॉ है उसको भी बिजनेस में नुकसान होता है। फास्ट एंड फ्यूरियस एपिसोड नंबर 1। आज हम बात करने लगे हैं अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो कि जेआई जेल में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं, एक्चुअल में तो ये दो क्वेश्चंस हैं, जिसमें आता है नेमो जुडेक्स इन क्वासा सुआ या ऑडी आल्टरम पार्टम, ये दोनों इसके अंदर आते हैं। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चंस की फॉर्म में भी हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं या एक कॉन्सेप्ट की फॉर्म में भी आ जाता है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा, क्वेश्चन क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस संविधान के द्वारा नहीं दिए गए। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस किसी कानून के अंदर भी डिफाइन नहीं किए गए हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को कोर्ट ने, जुडिशरी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया है। क्या है ये प्रिंसिपल, आइए समझते हैं। पहला प्रिंसिपल है नेमो जुडेक्स इन क्वासा सुआ, यानी कि नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस। कहते हैं सर, अगर कोई केस चल रहा है कोर्ट के अंदर और कोर्ट में जो जज साहब है, अगर वो दोनों में से किसी भी पार्टी से रिलेटेड हैं या किसी भी तरीके से लगता है कि जज साहब पार्शियल हो सकते हैं, जज साहब एक पार्टी का साथ दे सकते हैं, तो उस केस से उन जज साहब को हटा दिया जाएगा। कोई भी जज ऐसा कोई भी केस नहीं देख सकता जिसमें किसी भी प्रकार का उनका इंटरेस्ट हो, किसी भी प्रकार से उनके बायसमेंट के चांसेस हो। अब यहाँ कितने प्रकार की बायसमेंट हो सकती है? 3 तरीके की बायसमेंट हो सकती है, जिसमें से सबसे पहले आती है पर्सनल बायसमेंट या पर्सनल इंटरेस्ट। मान लो फॉर एग्जांपल, जो जज साहब है उनके सामने 2 पार्टीज का केस आता है एंड जो जज साहब है वो एक पार्टी के दोस्त के बेटे निकल गए, बचपन के चिंटू निकल गए। अब यहां पर जो एक वकील है वो बोलता है, चिंटू तू कितना बड़ा हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा है तू जज की ड्रेस में। आपको नहीं लगता कि सेकंड पार्टी जो है वो ऑब्जेक्शन करेगी, भाई यहाँ तो जज पर्सनली जानता है आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर उसे लगेगा कि शायद जज इंडिपेंडेंट जजमेंट ना दे। तो पहला हो गया आपका पर्सनल मैटर या आपका पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल बायसमेंट। सेकंड आता है जिसे हम बोलते हैं पेक्यूनरी मैटर। मान लो फॉर एग्जांपल, जहां पर जो केस चल रहा है जज के सामने, जो 2 पार्टीज में झगड़ा हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक पार्टी के साथ जज का पैसा इन्वॉल्व है। तो अगर जज का कोई मॉनिटरी कंसर्न इन्वॉल्व है तो वहां पर जो जज साहब है कभी भी वो बायसमेंट के बिना जजमेंट नहीं दे पाएंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो नोएडा में ट्विन टावर्स थे सुपरटेक के, वो जो ट्विन टावर्स थे उसको डिमोलिश करने का ऑर्डर आना था। अब उसके अंदर जज साहब के खुद के 2 फ्लैट है, तो अब आप बताओ, जज साहब का खुद का पैसा अगर लगा हुआ है तो जज साहब कभी भी डिमोलिशमेंट का ऑर्डर नहीं देंगे। थर्ड आता है सब्जेक्ट मैटर के अंदर अगर आपका कोई इंटरेस्ट है, तो मतलब सब्जेक्ट मैटर, जिस मुद्दे पे बात चल रही है उसमें अगर आपका इंटरेस्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, दिल्ली में हुक्का बार बंद करने की बात चल रही थी, केस चल रहा था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में। अब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में जो केस चल रहा था, जो जज साहब है उनका खुद का सन इन लॉ जो है उसके दिल्ली में 100 हुक्का बार्स है। तो अब आप बताओ, यहाँ पर जज साहब का पैसा तो नहीं लगा, लेकिन जज साहब सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी का जो घर है वो उससे कनेक्टेड है, और अगर हुक्का बार बंद होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो सन इन लॉ है उसको भी बिजनेस में नुकसान होता है। ये वाला जो एग्जाम्पल है सब्जेक्ट मैटर में भी आ जाएगा और पर्सनल रिलेशनशिप में भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे, कभी भी एक इंसान अगर किसी भी कोर्ट में जज बना हुआ है, फिर चाहे वो कोर्ट के अंदर जज हो, चाहे वो ट्राइब्यूनल के अंदर जज हो, चाहे वो किसी क्वासाई जुडिशियल बॉडी, किसी अथॉरिटी में, कंपटीशन कमीशन ऑफ एक्ट में हो, सेबी में हो, जहां पर भी आपके हाथ में डिसाइसिव बॉडी है और आपको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना है, लेकिन आप किसी भी प्रकार से कनेक्टेड है, फिर चाहे वो पेक्यूनरी यानी कि मॉनिटरी हो या पर्सनल हो या वो सब्जेक्ट मैटर हो, तो आपको उस केस से हटा दिया जाएगा। और इसको बोलते हैं नेमो जुडेक्स इन क्वासा सुआ। यही जो दूसरा प्रिंसिपल आता है उसे हम बोलते हैं ऑडी आल्टरम पार्टम, यानी कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी कि सुनवाई का मौका, रूल ऑफ फेयर हियरिंग, ROOBH, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, रूल ऑफ फेयर हियरिंग। जब एक पार्टी है, 2 पार्टीज चल रही है, 2 पार्टीज है, उनका कोई केस चल रहा है कोर्ट के सामने, कोर्ट एक इंडिपेंडेंट थर्ड बॉडी है जो कि उन दोनों का झगड़ा इम्पार्शियलिटी से, बिना किसी पार्शियलिटी के, बिना किसी भेदभाव के रिजॉल्व करवाएगा या अपना फैसला सुनाएगा। अब यहाँ पर जो जज साहब है उनको दोनों पार्टीज को सुनवाई का मौका देना चाहिए। अब जज साहब ने एक पार्टी की तो पूरी बात सुन ली, लेकिन दूसरे पक्ष को मौका दिया ही नहीं, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि जज साहब ने ऑडी आल्टरम पार्टम का वायलेशन कर दिया। तो ये रूल ऑफ फेयर हियरिंग बोलता क्या, सुनिए। ये बोलता है कि जो डिफेंडेंट है, यानी कि जिसपे केस हुआ है, उसको केस यानी कि जो प्लेंट उसके अगेंस्ट फाइल हुई है उसकी कॉपी का राइट है, राइट टू कॉपी ऑफ द प्लेंट, एंड सेकेंडली उसको अपना जवाब सबमिट करने का राइट है, यानी कि रिटन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट।
तीसरी बात, उसको राइट है उस पर जो एलिगेशंस लगाए हैं उसे डिनाई करने का, राइट टू रिबिट, REBUT या डिनाइल बोलते हैं। इसके बाद उसे राइट है सामने वाले के अगेंस्ट और अपने फेवर में कुछ एविडेंसेस दिखाने का। एंड फाइनली जज साहब ये सारी चीजें देख के जो ऑर्डर देंगे उसे स्पीकिंग ऑर्डर या रीजनड ऑर्डर बोला जाता है। तो ऑडी अल्टरम पार्टम में 5 चीजें कौन सी आ गई? पहला, राइट टू रिसीव नोटिस, दूसरा रिटन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फाइल करनी है, तीसरा राइट टू रिबट, राइट टू डिनायल, चौथा एविडेंसेस दिखाएगा और पांचवा सारे सबूतों के बाद वो जज साहब से अपना ऑर्डर एक्सपेक्ट करेगा जिसे हम रीजन या स्पीकिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, पहला नेमो जुडिक्स इन क्वासास हुआ और दूसरा ऑडी अल्टरम पार्टम। और अगर आपको लगता है कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कोर्ट ने फॉलो नहीं किए हैं आपके अगेंस्ट, मतलब आपके केस के अंदर, तो इस केस के अंदर 2 रेमेडीज है आपके पास। पहली चीज, आप हायर लेवल पे कोर्ट में जा सकते हैं और आप अपील फाइल कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप सेम लेवल के कंपिटेंट कोर्ट के अंदर भी जा सकते हैं एंड वहां पर आपके केस को लिया जाएगा। वहां पर CPC का, सिविल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन नंबर 11 है जो कि बोलता है रेस जुडिकाटा, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले वाली कोर्ट ने आपकी बात को ढंग से नहीं सुना, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया, इसलिए वहां पर सेकेंड कोर्ट, चाहे वो सेम लेवल का ही क्यों ना हो, उसको भी आपका जो केस है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा और इसी प्रकार से अगला कौन सा कॉन्सेप्ट आप चाहते हैं 5 में से किसी भी लॉ में, मुझे कमेंट में फटाफट से बताइएगा।